30 जनवरी साल 1925 तो केंटकी स्टेट में एक सैंड केव है और फ्लॉयड कॉलिंस अपने हाथ में एक केरोसिन लालटेन लेकर वो 5 फुट की होल में घुसते हैं। केव बहुत छोटी थी तो वो घुटनों पर चलकर आगे जाता है और सरफेस में चारों तरफ से नुकीले पत्थर निकले हुए थे और वो एक सूट सेक्शन में पहुंचता है जिसे इन्होंने कुछ महीने पहले ही खोद कर बनाया था। पूरे केव में अंधेरा था और वो केरोसिन लालटेन ही इसकी आखिरी उम्मीद थी। और अब वो पहुंचता है टर्न अराउंड रूम के पास और यह ऐसी जगह थी जहां एक्सपीरियंस केवर भी आने से कतराते थे और टर्न होकर वापस चले जाते थे। और इसी वजह से इस सेक्शन का नाम टर्न अराउंड पड़ी, क्योंकि आगे जाने का मतलब था केवर को क्रॉस करना था 9 इंच की होल से, द स्क्वीज। अगर कॉन्टेक्स्ट में बताएं तो 500 mm की कोला की बोतल की लेंथ जितनी होती है उतनी इस होल की लेंथ थी और यहाँ आने का मतलब था वो एग्जैक्टली इस तरह दिखने वाला था। फ्लॉयड धीरे धीरे इस होल में गायब हो रहा था। उसके कपड़े चारों तरफ के नुकीले क्रिस्टल से फट रही थी और इससे आगे जाने से रोक रही थी। वो सिर्फ अपने पैर के सहारे ही खुद को पुश कर रहा था और अब वो एक वाइडर ओपनिंग के पास पहुंच जाता है जहां एक लेस थी और उस लेस से इसको क्रॉस करके 10 फीट नीचे जानी थी। वो रस्सी को पत्थर में बांधकर नीचे उतरता है और आगे केव की एंडिंग थी और इसे यहाँ एक काम करना था। वह काम कर रहा था दूसरे ओपनिंग के लिए और ये जगह किसी के लिए भी फिट होने के लिए बहुत छोटी थी। वह इस जगह को खोदकर दूसरी साइड जा रहा था जहाँ एक बड़ी क्रिस्टल चैम्बर थी और यह कुछ इस तरह से दिखने वाली थी। वह जगह एक प्रीटी वाइट क्रिस्टल से बनी थी, एक नई जगह जैसे कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही न करती हो। फ्लॉयड महीनों से यहाँ के पत्थरों को निकाल रहा था और यह इसके लिए रोज की रूटीन थी। तो फ्लॉयड हर बार की तरह आज भी काम करके वापस निकल रहा था, खुद को घसीटते हुए जैसे कि वो अंदर आया था। दीवार इतनी टाइट थी कि वो अपने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था और वह बीच रास्ते में ही रुक जाता है क्योंकि इसके केरोसिन की लालटेन डिम हो रही थी। और थोड़ा आगे बढ़ते ही फ्लॉयड के हाथ से लालटेन छूट जाती है और लालटेन गिरकर टूट जाती है और अब पूरे अंधेरे केव में वह अकेला था क्योंकि सिचुएशन अब बिगड़ चुकी थी। लेकिन वो फिर भी रिलैक्स था। वो 60 फीट नीचे अंदर केव में अकेला चल रहा था और उसी टाइम वो गलती से अपने पैर से एक लूज पत्थर पर मार देता है और वो 15 किलो की पत्थर इसके एंकल पर गिर जाती है। वो दूसरे पैर से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है लेकिन स्पेस बहुत कम थी। वो पत्थर उनके होल में फिट हो जाती है एंड और भी छोटे छोटे पत्थर इसके पैर पर गिरते हैं। फ्लॉयड एक अपवर्ड पोजीशन में अटक चुका था। वो जितना भी फोर्स लगाता निकलने के लिए और भी पत्थर इस पर गिरने लगते और सिचुएशन और भी बुरी हो जाती है और वहाँ के बर्फ के पानी के ड्रॉपलेट्स इसके फेस पर सीधा गिर रही थी। अब इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन थी, कॉल आउट फॉर हेल्प। चिल्लाने के सिवा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। यह है सैंड केव और फ्लॉयड एक एब्सोल्यूट डार्कनेस में फंस चुका था, वो भी जमीन के 60 फीट नीचे। और अब शुरुआत होती है फ्लॉयड कॉलिंस की सर्वाइवल रेस। Floyd Collins has been trapped in Sand Cave. Collins was negotiating a small cavern tunnel when he was pinned by fallen rocks and debris at 10 a.m. on Friday morning. So far, efforts to free him have been unsuccessful. फ्लॉयड कॉलिंस 20 जून साल 1887 में पैदा होता है लोगन कैंट्स केंटकी में और फ्लॉयड की केव एक्सप्लोरिंग की करियर इसके सिर्फ 6 साल से शुरुआत हो जाती है और वो बचपन से ही केविंग के लिए काफी पैशनेट था। वो डेली घंटों तक केविंग किया करता था और इनफैक्ट वो कभी कभी केव में सो भी जाया करता था और वह इसी कारण 1917 में एक न्यू केव की डिस्कवरी करता है अपने फादर्स के फार्मलैंड पर और वो अब इन्वॉल्व हो चुका था केंटकी केव वॉर्स में। केंटकी केव वॉर्स को अगर सिंपल में बताऊं तो यह एक ह्यूज नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड केव के मैमूथ केव और ये एक्चुअली दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट केव सिस्टम है और इसी बीच एक सिटी है जिसका नाम है केव सिटी और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के एरिया में दर्जनों केव है और इसी कारण यहाँ पे फार्मिंग नहीं हो पाती और यहाँ केव टूरिज्म एज ए सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है। तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ केव ज्यादा है लेकिन लोग कम है तो ऑब्वियसली यहाँ कंपटीशन बढ़ जाती है और फ्लॉयड भी अपने केव को डिस्कवर करने के बाद वो इसकी पूरी एडवर्टीजमेंट करता है लेकिन लोग फिर भी इसके केव में नहीं आते क्योंकि इसके केव में कोई यूनिकनेस नहीं थी। तो ये एक दूसरे केव को डिस्कवर करता है और लैंड ओनर और इसके बीच में एग्रीमेंट होती है कि प्रॉफिट में 50% शेयर आपस में स्प्लिट होने वाली थी और अब बस फ्लॉयड को उस केव को अट्रैक्टिव बनानी थी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए। और क्योंकि केव की लोकेशन बहुत अच्छी थी वो सिर्फ हाईवे से 100 यार्ड की दूरी पर थी और इस केव में एक यूनिकनेस भी थी
और वो कंपेरेटिव दूसरे केव से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती थी। लेकिन इस जगह जाना बहुत ज्यादा मुश्किल थी और फ्लॉयड इसके रास्ते निकालने के लिए महीनों से काम कर रहा था। फ्लॉयड बहुत पैशनेट था। वो डेली 12 घंटे तक केव में पत्थरों को हटाता रहता था जिससे वो जगह इसे मिल जाए। और इवेंचुअली साल 1925 में उसी दिन जिस दिन वो अटकने वाला था, उसी दिन वो उस जगह उस क्रिस्टल चैम्बर को ढूंढ निकालता है। वो बहुत खुश था। वो उस चैम्बर को घंटों तक देखता रहा क्योंकि यह इस जगह में आने वाला हिस्ट्री में पहला इंसान था। वह एक्साइटेड था अपनी फैमिली को इस डिस्कवरी के बारे में बताने के लिए, लेकिन ऊपर वाले ने इसकी किस्मत में कुछ और ही लिख रखी थी। खैर, वो वापस लौटते समय यहाँ बुरी तरह से 60 फीट की गहराई में अटक जाता है जहाँ इसे हिलना भी पॉसिबल नहीं थी। वो पूरे अंधेरे केव में चिल्ला रहा था और थकने के बाद वो कुछ देर रुक जाता है और फिर कुछ देर सो लेता है और फिर वापस जगने के बाद वो वापस चिल्लाता है, लेकिन इसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था और वो इस अंधेरे में 23 घंटे तक ऐसे ही चिल्लाते रहा। 30 जनवरी की पूरी दिन और पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन इससे सुनने वाला कोई नहीं था। इसकी किस्मत अच्छी होती है। प्रॉपर्टी के 2 ओनर एड एस्टस और डी बॉयल केव के एंट्रेंस के पास आ जाते हैं और डी बॉयल का एक बेटा भी था जो उसके साथ आया था, जूएल। वो फ्लॉयड के कोट और टोपी को केव के बाहर टंगे हुए देख लेता है तो वो थोड़ा अंदर जाकर फ्लॉयड को आवाज दे देता है, लेकिन फ्लॉयड की तरफ से इसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलती। तो वो थोड़ा और अंदर जाता है और टर्न अराउंड सेक्शन के पास पहुंचता है जहां वो स्क्वीज होल थी और वहां से चिल्लाता है और तभी वो स्क्वीज होल के अंदर से फ्लॉयड की आवाज आती है चिल्लाने की। क्योंकि केव हाईवे पर थी तो लोगों की भीड़ लग चुकी थी और होमर फ्लॉयड कॉलिन का छोटा भाई था और फ्लॉयड के केव में आने से पहले फ्लॉयड ने ऑलरेडी होमर को अपने साथ चलने को कहा था, लेकिन होमर ने मना कर दिया था। लेकिन अब होमर पैशनेट था अपने भाई को वहां से किसी तरह से भी निकालने के लिए। होमर डिस्परेटली केव में घुस जाता है और स्क्वीज एरिया को क्रॉस करता है। रफ सरफेस से इसे स्क्रैचेस आ रही थी, लेकिन वो सभी को इग्नोर करते हुए फ्लॉयड के पास पहुंचता है और जल्द होमर के पैर फ्लॉयड के फेस को टच करती है। लेकिन यहाँ चीज सही नहीं थी, सिचुएशन और खराब हो रही थी। तो सिचुएशन ऐसी थी कि फ्लॉयड यहाँ था और पत्थर यहाँ इसके एंकल को दबाए हुए था और वो भारी वजन के छोटे छोटे पत्थर से चारों तरफ से घिरा हुआ था और छोटे पत्थर के पहाड़ इसके ऊपर थी जो गिरने के लिए रेडी थी क्योंकि यह ओपनिंग बहुत छोटी थी। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन थी। ऑप्शन 1, होमर को पहले पैर नीचे करके आना था, लेकिन इससे वो फ्लॉयड को टच भी नहीं कर सकता था, इसकी बॉडी जो इसे रोक रही थी। ऑप्शन 2, अगर होमर पहले अपने सर को नीचे लेकर जाए, लेकिन इससे इसे एक्सेस तो मिलेगी, लेकिन इसे 100 किलो से ज्यादा पत्थर अपसाइड डाउन पोजीशन में होकर हटाना होगा। और प्रॉब्लम ये थी यहाँ जगह बहुत कम थी। तो सबसे पहले फ्लॉयड को बहुत सारी सैंडविच खिलाई जाती है और इसे बहुत सारी कॉफी भी पिलाई जाती है जिससे वो गर्म रह सके। फ्लॉयड होमर को बताता है कि उन्होंने फाइनली वो क्रिस्टल चैम्बर को देख लिया है और कहता है अगर वो यहाँ से बाहर निकल गया तो वो इस जगह में कभी दोबारा नहीं आएगा। अब होमर अपने काम पर लग जाता है। होमर अगले 8 घंटे तक अपसाइड डाउन पोजीशन में होकर पत्थरों को यहाँ से हटाता है और वो जिस तरह से पत्थर हटा रहा था और भी पत्थर ऊपर से नीचे आकर फ्लॉयड के पास जमा हो जा रहे थे और इसके सारी मेहनत बेकार हो जा रही थी। होमर जितना कर सकता था उन्होंने उतना किया, लेकिन वो भी छोटे से जगह में एग्जॉस्ट हो जाता है। इससे अब अकबकाहट होने लगती है और आखिरकार वो भी केव से बाहर आ जाता है। और जब वो बाहर आता है तो वो देखकर सरप्राइज हो जाता है कि वहाँ 100 से ज्यादा लोग यह तमाशा देख रहे थे और आपस में बहुत स्टूपिड बात कर रहे थे कि अगर वो अंदर केव में गए तो वो बहुत आसानी से फ्लॉयड को बचा लेंगे एंड और भी वो तरह तरह के लॉजिकल बातें कर रहे थे। फ्लॉयड की खबर आग की तरफ फैल चुकी थी और बहुत सारे रिपोर्टर होमर से इंटरव्यू लेना चाह रहे थे और वो फ्लॉयड के बारे में जानना चाह रहे थे, लेकिन होमर परेशान था। बाहर के दर्जनों लोग केव के अंदर जाते हैं और जब वो टर्न अराउंड सेक्शन के पास पहुंचते हैं जहां वो 9 इंच की स्क्वीज होल थी, वो देखकर सब डर जाते हैं और वापस चले आते हैं। इसकी रिपोर्टिंग नेशन वाइड स्टोरी बन जाती है। स्टोरी की अपडेट हजारों लोकल और नेशनल न्यूज़पेपर में छप जाती है और लोग रेडियो के थ्रू घंटों घंटों में इसकी अपडेट ले रहे थे। इसकी कहानी अमेरिका में फैलती ही जा रही थी और सबके जुबान पर एक ही सवाल थी कि फ्लॉयड कॉलिन कब बाहर निकलेगा। अब तक स्टोरी में तीसरा कैरेक्टर आता है, रॉबर्ट बॉयडन, और यह तीसरा पर्सन था जिसने स्क्वीज को क्रॉस करके रॉबर्ट से मिला था और इसका प्लान था फ्लॉयड की बॉडी को रस्सी से बांधकर खींचने का। फ्लॉयड अब तक होश में नहीं था, इसकी आंखें खुल रही थी फिर कभी बंद हो रही थी। रॉबर्ट इसे किसी तरह से एक बेल्ट की जैकेट पहना आता है और इसे कॉफी देता है पीने के लिए और इसे खाने के लिए भी देता है और साथ में एक टैबलेट देता है
जिससे इसे कम दर्द होने वाली थी और इसे रिलैक्सेशन महसूस होने वाली थी। और तीनों होमर, मिलर, रॉबर्ट रस्सी को पकड़ते हैं और अब होने वाली थी टग ऑफ वॉर, केव वर्सेस 3 मैन। और जीतने वाले को मिलने वाली थी फ्लॉयड कॉलिन और रस्सी के पीछे 3 और आदमी थे जो इसे खींचने में मदद कर रहे थे। तो टोटल 6 आदमी होकर रस्सी को खींच रहे थे। तो फ्लॉयड अटका हुआ था इस तरह से और रस्सी खींच रही थी इसे इस तरह से। इसके शरीर सीलिंग से कंप्रेस हो रही थी और वह मर भी सकता था। फ्लॉयड दर्द में चिल्ला रहा था, वो भीख मांग रहा था रुकने के लिए। स्टॉप स्टॉप, इट्स गोइंग टू पुल मी इनटू 2 पार्ट्स। कोई प्रोग्रेस नहीं होती। फ्लॉयड को सिर्फ दर्द मिल रही थी और वो तीनों टग ऑफ वार को हार चुके थे और केव जीत चुका था। थक हार कर मिलर अपने शहर वापस चला जाता है और वहां जाकर वो इसकी डिटेल रिपोर्टिंग करता है और इसके आर्टिकल्स बहुत ही कम टाइम में फेमस हो जाते हैं, जिससे फ्लॉयड कॉलिन अब एक नेशनल न्यूज बन चुकी थी। इसके बाद मिलर वापस सैंड के पहुंचता है तो वह देखता है कि किसी ने केव के अंदर लाइट बल्ब लगा दी है और मिलर उसी में से एक बल्ब को लेकर फ्लॉयड के कॉलर में बांध देता है जिससे इसे गर्मी मिलती रहे। और सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। देश के लोग चर्च में जाकर इसके लिए प्रे कर रहे थे और यहाँ तक कि यूएस के प्रेसिडेंट भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। और ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच 3rd लार्जेस्ट नॉन पॉलिटिकल स्टोरी बन चुकी थी। केव के बाहर लोगों की भीड़ 1000 से बढ़कर 10,000 हो चुकी थी। यह है कारमाइकल, सुपरिटेंडेंट ऑफ केंटकी रॉक एसफल्ट कंपनी, और यह गवर्नमेंट की तरफ से फ्लॉयड को रेस्क्यू करने आए थे और वो अपने साथ कुछ रेस्क्यू की टीम और मिलिट्री के लोग को भी अपने साथ लाए थे। और कारमाइकल होमर के रेस्क्यू स्ट्रेटेजी से बिल्कुल खुश नहीं थे। तो सबसे पहले वो पूरी केव की सर्वे करवाते हैं और पता चलती है कि केव के बाहर हजारों लोग थे और सभी लोग की मूवमेंट की वजह से यह केव कोलैप्स भी हो सकती थी और छोटे छोटे लूज पत्थर गिरने भी लगते हैं। और माइकल की टीम में एक पर्सन था, कैसी जोस, जो केव के अंदर स्क्वीज एरिया को क्रॉस करके फ्लॉयड तक पहुंचता है जहां फ्लॉयड हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। और तब तक टर्न अराउंड सेक्शन के पास छोटे छोटे पत्थर गिरने भी लगी थी और एकदम से सीलिंग और तेजी से गिरने लगती है। और केसी अब वापस जाना चाह रहा था, लेकिन फ्लॉयड कहने लगता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है। और केसी फ्लॉयड के पास आकर फ्लॉयड को कॉफी पिलाने लग जाता है, लेकिन अब फ्लॉयड सर घुमाकर कॉफी पीने से इनकार कर देता है। और इस पॉइंट तक केसी से फ्लॉयड एक्चुअली में पीने के लिए नहीं मांग रहा था। फ्लॉयड जानता था कि वो 5 दिनों से यहाँ ट्रैप है और इसे यहाँ से निकालना बहुत ही मुश्किल है। और अब वो वहाँ कम्प्लीटली सेल्फिश बन चुका था। वह जानता था वो हमेशा इस केव में ट्रैप रहने वाला है और यहाँ वो अकेला ट्रैप नहीं होना चाहता था। केसी जैसे ये बात को समझता है वह तुरंत घूमकर वापस भागने लगता है और वह किसी तरह से फाइनल स्क्वीज के पास पहुंच जाता है। इसके चारों तरफ पत्थर गिरे रहते हैं और वह किसी तरह से बाहर निकल जाता है। और फिर बाहर सभी लोग साथ मिलकर केव को कोलैप्स होते हुए देखते हैं और एक जो रूट थी जिसे फ्लॉयड के पास पहुंचा जा सकता था वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी हमेशा के लिए। इसका मतलब अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। ऑप्शन 1 हार मान लो, ऑप्शन 2 ऊपर से खोदकर डायरेक्टली फ्लॉयड के पास एक नया होल बना दो। फ्लॉयड ये इमेजिन भी नहीं कर रहा होगा कि उसके 55 फीट ऊपर किस लेवल की और किस स्केल में ऑपरेशन चल रही थी। कारमाइकल के पास हाईटेक मशीन्स थी। शहर से कई प्रोफेशनल ग्रुप इस पर काम कर रहे थे और अब ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज रेस्क्यू बन चुकी थी। सभी को यहाँ फुल तेजी से काम करनी थी जितना वो कर सकते थे। कारमाइकल एक्सपीरियंस पर्सन थे और उन्हें 55 फीट नीचे जमीन के अंदर खोदनी थी। तो इसके लिए वह कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो टोटल 75 लोग थे रेस्क्यू में और वो हर घंटे 2 फीट खोद सकते थे। तो इन्हें टोटल 55 फीट खोदनी थी तो इन्हें रफली 30 घंटे लगने वाली थी। लेकिन सवाल यह थी कि क्या फ्लॉयड इतने देर तक जिंदा रह सकता है? तो यस, वो इस तरह से जिंदा रह सकता है। वो खोदना शुरू करते हैं और कारमाइकल जानते थे कि दिस वाज अ रेस अगेंस्ट टाइम और ये 2 लोग अपने फुल कैपेसिटी से काम कर रहे थे और कारमाइकल इसके पीछे और भी कई सारे लोगों को लाइन में लगा दिए थे। और अगर ये 2 लोग थोड़ा सा भी स्लो होते हैं तो इन्हें 2 नए लोगों से रिप्लेस कर दिया जाएगा। धीरे धीरे ओवरऑल प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। वह 1 घंटे में सिर्फ 4 इंच को ही खोद पा रहे थे। लेकिन सवाल ये थी कि क्या फ्लॉयड अभी तक जिंदा होंगे? वो लाइट बल्ब याद है जो फ्लॉयड को गर्म रखने के लिए उसके कॉलर पर लगाई गई थी और उस बल्ब को पावर दी जा रही थी सिंपल कॉपर वायर से और उस कॉपर वायर से किसी इंजीनियर ने रेडियो एम्पलीफायर को कनेक्ट कर दिया था। देखो, जब फ्लॉयड सांस ले रहा था तो उसकी चेस्ट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी जिससे कॉपर वायर में फ्लक्चुएशन आ रही थी और उसकी रीडिंग डायरेक्टली रेडियो एम्पलीफायर में दिख रही थी और वो डिवाइस कंसिस्टेंटली फ्लॉयड के ब्रीदिंग पैटर्न को डिटेक्ट कर रही थी और यही फ्लॉयड के जिंदा होने की सबूत थी। सभी वर्कर काम करते जा रहे थे। ओरिजिनल एस्टिमेट सिर्फ 30 घंटे की थी लेकिन अब तक 144 घंटे लग चुकी थी
और उन्होंने सिर्फ 44 फीट ही खोदा था और बारिश शुरू हो जाती है। और इनफैक्ट सिर्फ बारिश नहीं होती, ठंड में ओले गिर रहे थे और इसके बनाए हुए होल के भी कोलैप्स होने की चांसेस थी। अब तक फ्लॉयड के फंसे हुए 15 दिन हो चुके थे और अब इसको लेकर लोगों के बीच में एक्साइटमेंट कम हो चुकी थी और न्यूज़पेपर भी इसमें इंटरेस्ट लूज कर चुकी थी। विजिटर्स केप सिटी को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को उम्मीद थी। और फिर वह लाइट बल्ब जलना बंद हो जाती है और अब रीडिंग से फ्लॉयड के जिंदा होने का भी पता नहीं चल सकती थी। 16 फरवरी 1:30 फाइनली 55 फीट की होल बनाई जा चुकी थी और वह केव ओपन हो जाती है। और ये अनलाइकली थी कि कोई भी इंसान 17 दिन तक इस केव में इस तरह जिंदा रह सकता था। 12 दिन बिना खाना के, 12 दिन बिना पानी के, और वह लाइट बल्ब जिससे से गर्माहट मिल रही थी वो 4 दिन पहले ही बंद हो चुकी थी। सभी लोग इसे देखकर साइलेंस में चले जाते हैं। हॉमर टॉर्च जलाकर फ्लॉयड को देखता है तो फ्लॉयड का मुंह खुला था और उसके एक सोने की दांत चमक रही थी, लेकिन वो मर चुका था। सभी लोग बाहर आकर बाकी के लोगों को न्यूज देते हैं, फ्लॉयड कॉलिंस इज नो मोर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो 3 दिन पहले ही मरा था, जिस दिन वो लाइट बल्ब जलना बंद हुई थी, और उसके 1 दिन बाद तक ही वो जिंदा रह पाता है। अगर ये लोग 3 दिन पहले पहुंचते तो फ्लॉयड को जिंदा बचाया जा सकता था। सो वो सैंड के फिर से कोलैप्स होने की कगार पर थी, तो इसलिए फ्लॉयड की बॉडी को नहीं निकाला जाता है और उसे वहीं रखकर सील कर दी जाती है। फ्लॉयड की स्टोरी में सबसे यूनिक क्या है पता है? फ्लॉयड ने कई महीनों तक उस केव को अपने हाथों से बनाया और आखिर में वो वहीं दफन हो गया, या फिर कहें उन्होंने खुद अपनी कब्र खोद दी।